एक मासूम बच्ची जिसके मन ने अभी दुनिया को सोचना समझना ही शुरू किया था, तभी उसे ऐसा दर्द मिला जिसे लगता है कि वो पूरी उम्र ही नहीं भुला पाएगी। इस अहम मुद्दे पर बात करने से पहले उस मासूम बच्ची के दर्द को समझना जरूरी है। अभी तो गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र थी, अभी ही मिट्टी के खिलौने की तरह तोड़ दिया। अभी तो समझ की कोपल ही आने लगी थी, अभी ही समझ पर जिंदगी भर का बोझ डाल दिया। अभी तो मासूम दिल सपने बुनने लगा था, अभी ही सपनों को चकनाचूर कर दिया। अभी तो दुनिया को समझना शुरू किया था, अभी ही हैवानियत ने दुनिया से डरा दिया। अलवर में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन उस मासूम के दर्द को समझना जरूरी है। इसी खास मुद्दे को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। डॉक्टर आर.के. जैन जी हमारे साथ हैं, प्लास्टिक सर्जन है। सर बहुत स्वागत है आपका। निधि खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता है। बहुत स्वागत है निधि जी आपका भी। साथ ही मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी भी हमारे साथ हैं। अनीता जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनीता जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। मासूम बच्चे जो अभी कुछ समझ नहीं पाते, उनके साथ इस तरह की जब हैवानियत होती है और उसके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, तो हम उसे महसूस नहीं कर पाते कि उस बच्ची के उस वक्त जहन में क्या होगा, बीत रहा होगा और आज क्या बीत रहा है। लेकिन समझना ये चाहेंगे कि ये जो दरिंदे होते हैं उनके जहन में क्या होता है, क्या इनकी मनोस्थिति होती है जो इतनी दरिंदगी को अंजाम देते हैं। देखिए, जो अभी घटना हुई है काफ़ी शर्मनाक और काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है कि एक मूक बधिर बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। किसी भी बच्ची, किसी भी महिला या किसी भी के भी साथ ऐसा होता है, ये बहुत जघन्य अपराध है। पर अगर ये बच्ची स्पेशल चाइल्ड मूक बधिर जो अपना दर्द भी नहीं कह सकती, उसके साथ क्या हुआ है वो भी नहीं कह सकती, उसके साथ ऐसी घटना, ऐसा दुष्कर्म इन लोगों ने किया है। क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं जो ऐसा दुष्कर्म अंजाम देते हैं, ये लोग होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, असामाजिक तत्व होते हैं। ये लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत विक्टिम ऐसे होते हैं जो उनके बारे में बता नहीं सकते। आमतौर पे ये बच्चे होते हैं या फिर बूढ़े होते हैं या फिर इस तरीके से ही, जैसी ये बच्ची है जिनको पता था कि ये इनकी पहचान ओपन नहीं कर पाएगी या जो इसके साथ घटना घटी है उसके बारे में किसी को बता नहीं पाएगी। इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया है इसके और उन्होंने इसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। इन लोगों की मेंटलिटी एक विकृत मानसिकता हम बोल सकते हैं, जिसको इनकी एक विकृत मानसिकता है और ये किसी पर भी जो इनको सामने मिला इसके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। इनके उस समय कई बार जब हम देखते हैं ये जितनी भी इतनी तरह की घटनाएं हुई है, उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण हम ये देखते हैं कि ये लोग पहले भी किसी न किसी ऐसे केस में पुलिस जेल में जा चुके हैं, इनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं, पर फिर भी उसके बाद भी पुलिस द्वारा वापस छोड़ दिए जाते हैं, समाज द्वारा अपना लिए जाते हैं, ये समाज में ऐसे ही घूमते। और यही एक चीज़ जब इनको सज़ा नहीं होती है और ये समाज में ऐसे ही घूमते वहीं ये चीज़ इनके मनोबल को बढ़ाती है और इनको देखकर बाकी जो असामाजिक तत्व है उनको भी, उनके मनोबल को भी वृद्धि मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें यहीं पे लगाम लगानी पड़ेगी। ये एक निर्भया का केस हुआ है, आप जानते हैं जब ऐसा निर्भया का केस पहले हुआ था दिल्ली के अंदर, 7-8 साल लगे थे हमें सजा दिलवाने में, 7-8 साल, जबकि उनके आरोपियों की पहचान तो तभी हो गई थी, उनके अपराध की पहचान भी तभी हो गई थी, पर फिर भी हमें सजा दिलवाने में 7-8 साल लगे। ये देखकर हम समाज के सामने कितना बैड एग्जाम्पल सेट करते हैं कि इस समाज में इस पुलिस क्या करेगी, ये कानून क्या करेगा। आप क्राइम करो, 2-4 महीने जेल में जाओ, वापस बाहर आ जाओ। कहीं ना कहीं यही बैड एग्जाम्पल बाकी लोगों को और ऐसे दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके लिए हमें अभी लगाम लगानी पड़ेगी, जरूरत है। बिल्कुल। निधि खंडेलवाल जी, हम पॉक्सो कोर्ट की बात करते हैं, सेक्ट की बात करते हैं, इसमें कहा गया कि 1 साल के अंदर सजा भी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मामले लगातार पेंडिंग ही होते जा रहे हैं। 1000 मामले और हर साल बढ़ जाते हैं, लेकिन ये मामले सुलझ नहीं पाते, सजा नहीं हो पाती। वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसके पीछे वजह एक नहीं हो सकती। पहले हम इसके कानून के बारे में बात करना चाहेंगे। जब निर्भया कांड हुआ 2012 की बात है, उसके बाद 2013 में आईपीसी में और पॉक्सो एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों में एक बदलाव जो ये किया गया सबसे इम्पॉर्टेंट है, 166
2 जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी मीडिया पहले उसकी पहचान उजागर नहीं करेगा, ना नाम ना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, इवन उसके पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं उजागर होगी। एज वेल जो उसकी सजाएं उनकी धाराओं को बढ़ाते हुए धारा 376 के स्कोप को बढ़ाया और उसमें सजा को 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया गया है। एज वेल पॉक्सो एक्ट में भी सेक्शन 5 to 10 में चेंज किए गए हैं और उसमें भी सजा को 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया गया है। अब रही बात कि इसमें देरी के रीज़न क्या हैं। देरी के रीज़न बहुत सारे प्रोसीजरल लॉ है जो साथ में चलता है, प्रोसीजर होता है टू टेक एविडेंसेस, टू क्रॉस एग्जामिनेशंस, ऑल थिंग्स आर देयर, बट हमें उन्हें किस तरह से रूट आउट करना है, कैसे हमें सोसाइटी को ये मैसेज देना है कि बढ़ते हुए अपराधों को हम तुरंत लगाम लगाएं। इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और न्यायालयों को मिलकर काम करना होगा। इवन सोसाइटी को सजग रहना होगा कि वो किस तरह से इन चीज़ों को रोकें। बिल्कुल, और ये इस पर भी जोर देने की जरूरत है कि हम लॉ तो बनता है यहाँ पर, पॉक्सो एक्ट यहाँ पर बन गया, कोर्ट बन गई, तैयार है, लेकिन क्या उतनी तेजी के साथ इंप्लीमेंट किया जाए उसको, ताकि मामले ज्यादा सुलझे। अगर आरोपी है तो सख्त से सजा हो, जल्द से जल्द सजा हो, ये प्राथमिकता में होना चाहिए। डॉक्टर आर.के. जैन जी भी हमारे साथ है, प्लास्टिक सर्जन है। जैन सर, एक चीज जरूर समझना चाहेंगे, जब इस तरह के मामले होते हैं और सामान्य तौर पर भी हम बात करें, अगर एक सुई भी चुभती है तो बहुत दर्द होता है, फिर वो बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन जब इस तरह की दरिंदगी की जाती है और बच्चों का जिस तरह से हाल किया जाता है, अंग भंग कर दिए जाते हैं, ऑपरेशन आपने भी कई ऐसे किए होंगे, कितना दर्दनाक ये होता है? मैडम, इसमें जैसा कि आपने कहा कि दर्द काफ़ी सीवियर दर्द होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, और ये डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मली किसी भी तरह का जब इस तरह का एक्ट रहता है तो बहुत ही ब्रूटलिटी से इसको किया जाता है। तो उसमें खासकर अपने जो पेरिनियल ऑर्गन्स है, अपने जो गुप्तांग हैं, इन्हीं पे नॉर्मली वार किया जाता था। इसमें कि मेनली आपका यदि अपन बात करें वेजाइना और रेक्टम, जो एनल कैनाल जो है, जो पेशाब का रास्ता है जिसको अपन यूरेथ्रा कहते हैं, इन सब पे काफ़ी गंभीर चोटें आती है। और इसके साथ साथ जब ये थोड़ी ब्रूटलिटी और बढ़ जाती है तो अपने इवन जांग वगैरह और जो पीछे ग्लूटियल रीजन है या पीछे का जो अपना हिस्सा है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसमें काफ़ी सारी गंभीर से गंभीर चोटें जितनी हो सकती है वो आती है, और उसको रिपेयर करना और उसके कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी सीवियर होते हैं। उस समय तो हमने एक बार उसको रिपेयर कर दिया है, या जो भी उस समय जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो करते हैं, परंतु इसके आगे भी परिणाम काफ़ी गंभीर होते हैं जिनको कि हमें कंटिन्यूस फॉलोअप करना पड़ता है, और आगे जाके यदि कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए, इसके लिए भी पूरी सावधानियां बरती जाती है। बिल्कुल। मनोज भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रेनर है विमंदित चाइल्ड के। मनोज जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। एक विमंदित बच्चे की मानसिकता कैसी होती है, कैसे वो समझाए, क्योंकि अभी जो अलवर में हुआ है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक तो वो मासूम बच्ची, उसमें भी विमंदित, वो सुन नहीं सकती, वो अच्छे से बोल नहीं सकती, वो कुछ बता नहीं पा रही है कि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। मैम, सबसे पहले तो हमें इस बात को कैटेगराइज कर देना होगा कि ये विमंदित नहीं है, ये साधारण रूप से मूक बधिर बच्ची है। हमने मूक शब्द का भी हटाने का प्रावधान कर दिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि अपनी बातों में ये संकेतों के माध्यम से अपनी बात अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए, या हम कानूनी दृष्टि से कहें तो अपने हाल बयां करने में ये लोग समर्थ हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इस बच्चे के साथ में इसके परिवार वालों को या हमारे समाज को, शायद हमें, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है या मेरे साथ बाकी साथियों की जिम्मेदारी बनती है, कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा ताकि उस शिक्षा की कड़ी से इन बच्चों को जोड़े, ताकि जब कभी इसके साथ में कोई छोटी से छोटी घटना भी अगर कभी हो, आप कभी स्कूल जाएं, कभी बच्चों के स्कूल में जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं, आप उनकी पेंसिल तक लेने की कोशिश करें तो वो कह देते हैं कि आपने मेरी पेंसिल को हाथ कैसे लगाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक जघन्य अपराध की। तो अपराध की बात मैम क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर करने की बातें हैं, और पीड़ा तो है, बहुत तकलीफ़ है, और क्या कह सकते हैं, 2 दिन से बच्ची पीड़ित है, 3 दिन हो गया उसको एक तरह से। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा बता सकते हैं कि कितना डैमेजेस हुआ है अभी, क्योंकि कल तक तो ये चल रहा था कि रेप हुआ ही नहीं है, अभी चलो पुष्टि हो गई है। अब किन तरह के वो किस तरह के उस पर अटैक हुए हैं, तो वो अभी हमारी स्थिति से दूर की बात है। हमारी तरफ से कोशिश होती है कि हम एक दुभाषा वहाँ भेजें ताकि वो बात को सुने, समझे, उससे संकेतों को स्पष्ट करें और कानून की मदद कर सकें। तो मेरी जिम्मेदारी इतनी बनती है, बट अभी
उसके दुख में दुखी हैं, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम सिर्फ ये एक, क्योंकि ये मामला सामने आता है, बच्ची का दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन सबको इंतजार है कि आरोपी गिरफ्त में आए, सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य में किसी भी ऐसे बच्चे के साथ ऐसा ना हो, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए? जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो तो बता देंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं या जो विमंदित बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या किया गया, उनके लिए क्या होना चाहिए? मैडम, अभी लास्ट आप ही के चैनल के अंदर एक मुलाकात रखी गई थी कुछ विशेषज्ञों के साथ में। हमने तब भी ये बात रखी थी कि आप बच्चों का जब एडमिशन हो स्कूल में, या जब आपको मालूम पड़े कि किसी परिवार में कोई डेफ बच्चा जन्मा है, तो उसकी काउंसलिंग के लिए जो है वो जब भी वो समझदार हो सके, जितना जितना हो सकता है, अगर वो समझदार नहीं है तो उसके पेरेंट्स को समझाया जा सके, ताकि कल होने वाली घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का काम है डॉक्टर का। मुझे मालूम है हम कई केसेस में पुलिस के बयान करवाते हैं, उसके बाद में मामला जाके कोर्ट में अटक जाता है, फिर क्रॉस होती है, वहाँ हमारे कपड़े उतरते हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर है कि हम सोचते हैं कि जब तक हम खुद जागरूक ना होंगे, लोगों को जागरूक ना करवाएं, तब तक इस तरह घटनाओं को रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अनीता जी, अभी जब बात हो रही थी, आपने कहा कि कुछ ऐसे आपराधिक इसके होते हैं लोग जो छूट जाते हैं, वापस आते हैं समाज में, फिर घुल मिल जाते हैं और फिर उसी तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब जिस तरह के मामले आते हैं, ज्यादातर लोग तो जान पहचान के होते हैं, आपके परिवार से होते हैं, आपसे के मिलने वाले होते हैं, बच्चे उन्हें कैसे समझेंगे? देखिए, ये इनकी पहचान कैसे हो? बिल्कुल, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उन केसेस के अंदर 80 से 90% केसेस के अंदर जो क्रिमिनल होता है वो बच्चों की जान पहचान का होता है। वो बच्चों से घुलता मिलता है, बच्चे उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। इनफैक्ट बच्चों के माँ बाप भी अपने बच्चों को उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा उनके साथ सेफ है या नहीं है। कुछ अलग से तो दिखेंगे ना उनके सर पर सींग होंगे, बल्कि वो हमारे समाज में हमारे ही परिवार का हिस्सा होता है, हमारे घर में आते हैं, हमारे काम करने वाले हमारे कोई साथ में हेल्पर्स होते हैं, या फिर ड्राइवर्स होते हैं, या फिर घर में हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको कैसे पहचाने? जाहिर सी बात है, आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपका बच्चा उनके पास जाने से कतराता है या डरता है, सपोज आपको होता है कि आपका बच्चा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या मैं वैन में नहीं जाऊंगा, या मैं इस वैन में नहीं जाऊंगा, मुझे आप छोड़कर आओ, मुझे घर पर ही रहना अच्छा लगता है, या फिर मैं इस आया के साथ नहीं रहूंगा, या फिर सपोज किसी के इस अंकल के साथ नहीं जाऊंगा, या इनके घर पर नहीं जाऊंगा, तो आप बच्चे को डांटे नहीं। कई बार क्या होता है, माँ बाप बच्चे से डांटते कि नहीं तुम स्कूल नहीं जाने के बहाने कर रहे हो, पेट दर्द का बहाना कर रहे हो, तुमको पढ़ाई नहीं करनी। हम बच्चे का मन नहीं समझ पाते कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, बल्कि उसे डांटते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम डांटते हैं तो बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाता। जब आपका बच्चा किसी ऐसे पास जाने से डरता है तो आप आराम से उससे बात करें, क्वेश्चन आंसर करने के बजाय आपस में बात करें। कम्युनिकेशन आपका आपके बच्चे के साथ फ्री होना चाहिए, ताकि बच्चे के साथ कुछ भी हो वो आपको एग्जैक्ट बता सके कि क्या उसके साथ हुआ। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो उनके साथ घटना घटती है वो अपने से छोटे बच्चे के साथ रोल प्ले करते हैं। मान लो कोई उनको बड़ा किस करता है तो वैसा ही वो अपने छोटे बच्चों, छोटे जो भाई बहन है, सिबलिंग है, पड़ोसी है बच्चे, उनके साथ वैसा ही एक्ट करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, डार्लिंग यूज कर रहे हैं, किस वगैरह का वर्ड यूज कर रहे हैं, या कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हमें समझना चाहिए कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी ड्राइंग्स के माध्यम से भी अपने जो उनका दर्द है, जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो बता सकते। छोटे बच्चे हैं, वो बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ, पर बच्चों को ये पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्या गलत है वो नहीं बता सकते। उनके लिए माँ बाप को सजग रहना पड़ेगा, हर एक माँ बाप को, कि उनके बच्चा किसके पास जा रहा है तो वो उनके पास सेफ है या नहीं है। बहुत जाहिर सी बात है, कई बार हमें लगता है कि हम अपने मामा के पास ही तो बच्चा जा रहा है, चाचा के पास ही तो जा रहा है, ताऊ के पास ही तो जा रहा है, क्या है, इस परिवार का हिस्सा है। पर हमें फिर भी अपने बच्चों की जो सुरक्षा है वो आपके ही हाथ में है, आपको ही अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। जब बच्चा दुखी होता है तब भी माँ पहचान लेती है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप अपने बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बता देंगे।
बच्चे के मन को समझना होगा, उसके हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, तब शायद उसी में से कई बार मैसेज मिल जाता है कि बच्चा किन चीज़ों से गुजर रहा है, अगर कुछ ऐसा होता है तो। डॉक्टर जैन, जैसे कि अभी अनीता जी बता ही रही थी कि समझना होगा इसे, जो एजुकेटेड फैमिली है, जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं, उनके बच्चों को वो समझाते हैं, गुड टच बैड टच समझाते हैं, स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ पर उनको शिक्षा मिलती है। लेकिन उन फैमिली का क्या जो मजदूरी करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए ही काम करते हैं, उनका पूरा फोकस उस पर रहता है और बच्चे ऐसे ही खेलते बड़े हो जाते हैं। उन बच्चों के साथ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उन्हें कैसे समझाया जाए, उन्हें कैसे संभाला जाए, उनकी सुरक्षा का कैसे ध्यान रखा जाए? ये मैडम मेरे से बेहतर तरीके से शायद मैडम ही बता पाएंगे कि उनके ध्यान कैसे बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, परंतु डेफिनेटली क्योंकि जहाँ ये फैमिलीज़ ऐसी रहती हैं, उन फैमिलीज़ में हस्बैंड वाइफ और इवन बड़े भाई बहन भी सब मजदूरी करने जाते हैं और कोई ना कोई घर पे जब छोटे भाई बहन रहते हैं तो घर पे रह जाते हैं, तो वो डेफिनेटली असुरक्षित तो अपने आप को महसूस करते हैं और होते भी हैं। और ये घटनाएं ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होती है जो कि घर में अपने अकेले हैं और लोग कंटिन्यूसली उनको वॉच करते रहते हैं और देखते हैं माँ बाप ये सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो उस पीरियड का फ़ायदा उठा के लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेटली ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा ये तो आपके चैनल के माध्यम से यदि और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए तो ही वो बता पाएंगे कि हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, मैं अभी भी यही कहूंगी कि आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। अगर आप मजदूरी भी कर रहे हैं तो भी गुड टच बैड टच के बारे में आप बता ही सकते हैं अपने बच्चों को कि छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तब से 3 साल 4 साल जब बच्चा आपसे कम्युनिकेट करने लग जाए तभी आप इस चीज़ों के बारे में बताएं कि कोई आपको कहाँ छूता है वहाँ छूना आपके उसके लिए गलत है, या फिर कोई बच्चा कोई आपको पकड़कर गले लगाता है तो आपको किस तरीके से चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए या अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपका चैनल हर कोई देखता है। एक आम इंसान अगर इन सब चीज़ों को अपनाकर अपने बच्चों से बात करे, गुड टच बैड टच के बारे में बात करे, तो हो सकता है हम कुछ घटनाओं को इसके माध्यम से रोक सके। बिल्कुल। निधि जी, जब हम लॉ की बात करते हैं, इस तरह के एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज में ऐसी घटनाएं ना हो, बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी हो ना, लेकिन जब होती है और उसके बाद आरोपियों को तलाश जाता है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। आपको कहीं पर कोई लूप होल नजर आता है, कहीं पर ऐसी ढिलाई दी जाती है, इस वजह से ये मामले इतने लंबे हो जाते हैं, कई बार आरोपी गिरफ्त में नहीं आते और आ भी जाते हैं तो सजा मिलने में सालों लग जाते हैं? देखिए, इसके लिए कई फैक्टर काम करते हैं। केवल कानून के लिए यदि हम कानून को इसमें बाध्य करें तो ये बहुत असंगत सी चीज़ होगी। इसके लिए समाज, परिवार और इवन हमारे आसपास का सारा परिवेश भी रिस्पॉन्सिबल है। आज जब बच्चा अपने घर में रहता है तो हमें उसे सब कुछ, जैसा मैडम ने बताया, गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए। एज वेल जब वो सोसाइटी को फेस करता है, जब स्कूल जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उस समय उसके साथ जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसके बारे में अवेयर होना चाहिए पेरेंट्स को, उनके बिलोंगिंग्स को एज वेल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिस तरह के जो केसेस हैं जिसमें लैंडमार्क जजमेंट दिए जाते हैं, लाइक किसी बलात्कार के केस में यदि आपको जजमेंट है कि उसमें उम्र कैद हुई या कोई और ऐसी सज़ा हुई, तो वो पर्टिकुलरली स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में शामिल होने चाहिए, स्कूल लेवल से ही शामिल होने चाहिए। क्योंकि कोएड स्टडीज़ है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो दोनों इम्पैक्ट होंगे। लड़कियां इसके लेके जागरूक होंगी और लड़कों के मन में एक डर पैदा होगा कि यदि हमने ये किया तो ये हो सकता है। तो वो स्कूल के लेवल से, जैसे बच्चा 8th क्लास के जो चैप्टर्स हैं 8th to 10th, वो उस लेवल पे उनको इंक्लूड किया जाए, मेरा ये मत है। एज वेल सरकार को और केंद्र सरकार को कोर्ट्स के साथ मिलकर एक इसमें स्पीडी ट्रायल के लिए जो भी कर सकते हैं, जो वो कानून में वैसे काफ़ी चेंज आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कई जजमेंट तो ऐसे 3-3 महीने में सजाए हुई हैं, तो उसी तरह से इनको देखा जाए, तुरंत न्याय मिले और हर महिला को सुरक्षा मिले। बिल्कुल। और जिस तरह से स्पीडी ट्रायल की आपने बात की है, बिल्कुल है, आप सही बोल रही हैं कि कुछ मिसाल है ऐसे मामले भी जो कि तुरंत ही 10-11 दिन में यहाँ पर चार्जशीट, इसके बाद इतनी जल्दी कि फैसले भी सामने आते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं, उसकी एक वजह जरूर जानना चाहेंगे, जहाँ पर देरी होती है उसकी वजह क्या है? कि वाकई में गंभीरता से नहीं लिया जाता, अभी भी ऐसा है? ये एक पर्टिकुलर ये पॉइंट नहीं हो सकता कि गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई बार क्या होता है कि कोर्ट्स में जगह खाली है, वेकेंट है, जजेस नहीं है, ट्रांसफ़र होती हैं फाइलें। दूसरे डिवीजन्स हैं, प्रोसीजरल लॉ है कि आपको एविडेंस लेनी है, उसके बाद उसका क्रॉस करना है, उसके बाद फिर चार्जशीट आए, बहुत चीज़ें आती हैं। तो प्रोसीजरल जो लॉ है उसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना पड़ेगा हमें, उसको थोड़ा सा लिबरल करना पड़ेगा। या पर्टिकुलर इनमें जहाँ चाइल्ड अब्यूज़ के जो मैटर्स हैं उनको लेकर कुछ चेंजेस अभी भी रिक्वायर्ड है।
तो इसके लिए संविधान निर्माता है जो हमारे कानून बनाते हैं, वहाँ पे भी इन चीज़ों को सोचना होगा और कहीं ना कुछ हम सबको मिलकर करना होगा। मनोज जी, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको आप ट्रेंड करते हैं, आपने कहा कि जो आप लोग के हाथ में है वो तो आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे समझ सके, इन्हें ट्रेन हम कर सके। मुश्किलें कैसी आती हैं ऐसे बच्चों को सिखाना समझाना है? परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे उनके पेरेंट्स से रोजाना ही आप मुखातिब होते होंगे। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि बच्चों को जिस मुख्य धारा में जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर की जो डाइनिंग टेबल होती है, चाहे वो नीचे बैठ के खाएं या टेबल पे बैठ के खाएं, जी, समानाधिकार तो वहाँ भी नहीं मिलता उनको। हम पूरा फैमिली के जो अहम फैसले वो कर लेते हैं, और हम जब बच्चे से बात होती है तो कहते हैं अरे हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब आपने 1 घंटा डिस्कस किया, 4 घंटे डिस्कस किया, और जब उसे समझाने की बात आई तो आपने संक्षेप में कह दिया उसको। तो ऐसे में उसका मुख्य धारा में शामिल होना मुश्किल है, नंबर 1। आपने कहा कानून की बात हम करें तो परसों मैं किसी कोर्ट केस में गया था वहाँ पे। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो वो अप्राकृतिक संबंध था, स्कूल का बच्चा था जिसके साथ में लड़के के साथ में कुछ ऐसा गलत हुआ। आप आवाज़ फाउंडेशन का मामला ले सकते हैं। 17 दिन तक हॉस्टल के अंदर ही बलात्कार हुआ है 4 लड़कियों के साथ में। हम अगर पुरानी चीज़ों को खोदते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है जो मैडम गौतम ने कहा भी, या अभी वकील साहब कह रहे थे, तो बेटर यही तरीका है कि स्कूल की शुरुआत जब हो तब से ही हम इनकी काउंसलिंग लेना शुरू करें कि आपको अपनी चुप्पी तोड़नी है। अगर किसी भी तरह की बात होती है, जो मैंने आते ही कहा कि एक पेंसिल लेके भी आप स्कूल का चेक करें, वो बच्चा तुरंत रिएक्ट करेगा कि आपने मेरी पेंसिल कैसे ली, वो झगड़ जाएगा उसके लिए। क्यों? उसे वो अधिकार बता दिए जाते हैं। ये कोशिश है हमें समाज में जहाँ जहाँ संभव हो सके, चाहे वो गुड टच बैड टच के अभियान चला के हों या कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं जो इस तरह के कोई एक मुहिम चला रहे हैं। बट आज सुबह भी जैसे कुछ लोगों से बात चली थी कि गुड टच और बैड टच के लिए भी आप सो कॉल्ड जो कुछ खास स्कूल्स हैं उनका चुनाव करते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रीट जिनकी आपने खुद कही बात अभी, बिल्कुल कि उनका क्या, जो स्ट्रीट लेबर के साथ में काम कर रहे हैं उनके बच्चे जो हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जनता के प्रतिनिधि हों या कोई हो, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो थोड़ा सा अपना आपको इसमें आगे लाएं। और ठीक है, कोई तमगे नहीं देगा, लेकिन जिम्मेदारी बनती है उनकी। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी चीजें शुरू करनी चाहिए ताकि सभी बराबर रहें? देखिए, बधिर मित्र के नाम से एक योजना हमने कई बार प्रपोज की है जी, और ये बधिर मित्र जो है वो इसलिए अपॉइंट नहीं किया जाता है स्कूल्स के अंदर, क्योंकि लगता है कि वो अगर 900 बच्चों के साथ में अगर वो घुल मिल गया तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं, 50-50, 52 टीचर जो अपॉइंट किए हैं, उनकी पोल खोल देगा। तो ऐसी सूरत में ये लोग कहीं ना कहीं अपना वो यूनियन और इनको लेके कभी भी इस तरह की पोस्ट को कभी भी बढ़ने देते नहीं हैं। जबकि ये कहते हैं कि सरकार और संस्था, जो स्कूली संस्था है, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो ब्रिज का काम कर रहा है। प्रिंसिपल को वो बच्चा सीधे आके कभी कंप्लेंट कहना चाहे तो एक जरिया मात्र है। ऐसे कई प्रपोजल जा चुके हैं, बट जैसा मैंने कहा कि लोकल पॉलिटिक्स हैं जिनकी वजह से कभी आ नहीं पाते हैं। तो सरकार चाहे तो कठोरता से इस चीज़ को कर सकती है ताकि इस तरह की गतिविधियों को शुरू में अंकुश लगा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और गंभीरता से इन चीज़ों को लेंगे और इस पर फोकस करके तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बन सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फोकस की ज़रूरत है। डॉक्टर आर.के. जैन, एक बात और ज़रूर समझ जाएंगे, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे हो तो आपने भी एक्सप्लेन किया कि कैसे सर्जरी होती है, किस तरह से पार्ट डैमेज होते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे जो सर्वाइव कर जाते हैं उनके लिए आगे की लाइफ कितनी मुश्किल या कितने सालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहती है? डेफिनेटली इसमें फिजिकल ट्रॉमा तो है ही, फिजिकल ट्रॉमा के बाद जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के दिमाग में कि ये घर कर जाता है, एक डर बैठ जाता है और फिर उसके आगे की लाइफ में पूरे टाइम वो इस चीज़ को, घटना को भुला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ साथ फिजिकल यदि अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इंजरी रही है। कई बार सीवियर इंजरी इतनी सीवियर होती है कि आपकी वेजाइना पूरी डैमेज हो जाती है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर करके अपन नॉर्मल वेजाइना तो नहीं दे सकते, बट काफ़ी हद तक उसको नॉर्मल कर पाते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो अपना लैट्रिन का रास्ता है, यहाँ पे जो अपने वॉल्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, उसके कारण से इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो लाइफ लॉन्ग पेशेंट जो है उसका सफ़र करता है। इवन ये जो अपने पेशाब का रास्ता है इसमें भी इंजरी हो जाती है, या उसमें आपस में फिस्टुला जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि दोनों या तीनों रास्ते आपस में जुड़ जाते हैं। उनको जब रास्ते जुड़ जाते हैं उनको अलग करना एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और आगे भी जाके वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमें डेफिनेटली ऐसे वाले केसेस को फॉलोअप में रखना पड़ता है और जहाँ तक हो सके हम काफ़ी हद तक इसको नॉर्मल कर पाते हैं, परंतु उसके बावजूद भी डेफिनेटली यस
साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पूरे टाइम रहता है और इससे बाहर निकल पाना उस बच्ची के लिए या जो भी विक्टिम है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा अहम था, लेकिन समझना इस दर्द को होगा, समझना इन बच्चों की सिसकियों को होगा कि किस दौर से ये बच्चे गुजर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि समाज में सुधार कैसे आए। ये लोग भी समाज से ही कहीं अलग से नहीं आते हैं जो आरोपी हैं। घर में हम बेटियों को तो बहुत सीख देते, बेटों को भी सीख देना जरूरी है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं वो भी किसी ना किसी के बेटे होंगे। ये जो गलत सीख और गलत एक्ट करते हैं और इसके बाद कानून का डर नहीं होता है, फरार घूम रहे हैं, और खासतौर से ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं जो इनके बारे में न बता सकते हैं न समझ सकते हैं। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों को लेकर भी कुछ ना कुछ सरकार के स्तर पर भी करना चाहिए कि उन्हें सीख मिल सके, चाहे फिर वो स्ट्रीट पे रहने वाले बच्चे हों, चाहे वो अच्छी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों। मैसेज और सीख सबके लिए बराबर होनी चाहिए और ऐसी कोई शुरुआत करना आज ही बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।